थ्योरम में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के बारे में। तो ये चार्ज स्फीयर जो होगा वो बेसिकली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा। ओके, हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कंडक्टिंग शेल में के इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ऑन द सरफेस एंड इंटरनल पॉइंट में किस तरह से निकालेंगे। जिन भी बच्चों ने हमारा वीडियो नहीं देखा हो आप प्लीज़ जाकर देख लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में बेसिकली एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा। ओके, ये कुछ इस तरीके का स्फीयर होगा। नाउ इस स्फीयर में हम क्या करेंगे, तो इस स्फीयर में डिस्कस कर पहले हम कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो बेसिकली अगर कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास, सपोज ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो अब इस कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होगा ना, सपोज अगर हम चार्ज इसको दे दिए, ओके, इसमें चार्ज हम इंजेक्ट कर दिए, तो ये चार्ज इंजेक्ट करने से क्या होगा, ये जितना भी चार्जेस है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब एक कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इस चार्ज को जो दिया गया है ना, इसको सरफेस पे मूव करा देगा। तो ये जा करके चार्जेस सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा सरफेस पर, पूरा का पूरा सरफेस पर। ओके, बट इन कॉन्ट्रास्ट जो नॉन कंडक्टर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जिस पोजीशन भी पर भी हम चार्जेस देंगे, वो जैसे इस तरह से दिए हैं, तो वो उसी पोजीशन पर रहेगा, वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस था कि ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने का कारण था, इसलिए इसमें चार्ज मूव नहीं करेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो चार्ज जो नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर में अब हालांकि चार्ज तो यहाँ पर मूव करेगा नहीं, इट मीन्स कि ये जो चार्जेस है पूरा पूरा वॉल्यूम को कवर कर लेगा, पूरा का पूरा वॉल्यूम, जो चार्ज एक स्फीयर है 3D शेप होता है, तो पूरा का पूरा उसके अंदर रहेगा, तो इट मीन्स वो पूरा वॉल्यूम कवर करेगा। और उसी के अगेंस्ट में जब ये चार्ज स्फीयर जो होता है वो क्या करता है, वो सरफेस पे चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सरफेस एरिया हम कंसिडर करते हैं। ओके, यहाँ पर हम पूरा सरफेस को, क्योंकि वो सरफेस पे चला गया ना, तो वो सरफेस एरिया को कंसिडर करेंगे और यहाँ पर वॉल्यूम पे रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक दो डिफरेंसेस थे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। तो चलिए हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे कि इस नॉन कंडक्टर के वजह से जो चार्ज है, अगर किसी पॉइंट पर निकालना होगा तो उस पॉइंट पर क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस से कवर कर देते हैं, जैसे इस तरह से कवर किया गया है। तो हमको इस पॉइंट पर निकालना है ओके इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूरा का पूरा सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले सेंटर से इसका डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। तो सेंटर से डिस्टेंस इसको मान लेते हैं स्मॉल आर। ओके, और इस स्फीयर का जो रेडियस है उसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर निकालते हैं वहां एक छोटा सा एलिमेंट कट कर देते हैं और इस एलिमेंट में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में है। और अब ये भी देखेंगे कि ये जो एलिमेंट कट किए हैं इससे एरिया का डायरेक्शन किस तरफ है, तो ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है ना, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। इट मीन्स कि जो यहाँ पर जो फ्लक्स जनरेट होगा, जो छोटा एरिया के लिए छोटा फ्लक्स जनरेट होगा, वो क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके, सो टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स थ्रू होल सरफेस एरिया, तो टोटल फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, तो ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटीग्रल, ये क्लोज सरफेस है ना, तो ये हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ई डी ए कॉस थीटा। तो हालांकि यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री है, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो ये और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास डीए है, ई बाहर चला जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर डीए है, तो सिर्फ डीए इंटीग्रेट होकर के क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अब, तो ये ए क्या है, वेयर ए इज एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ये टोटल ये जो आपका गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो स्फीयर, गॉसियन स्फीयर, यहाँ पर गॉसियन स्फीयर। ठीक है, तो ये इसका ये सरफेस एरिया हो जाएगा। तो अब सरफेस एरिया कितना है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो सरफेस एरिया है, और ये फाई ई का वैल्यू हमें मिला। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 हमारा। अब क्या करेंगे, वी नो दैट कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमको पता है कि जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट होगा क्योंकि ये हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो वैक्यूम में कर रहे हैं। ओके, ये वैक्यूम में हम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम दोनों को इक्वेट कर देंगे एक साथ, तो क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से E जो मिलेगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो R है, ये R क्या है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये R क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल R है, क्योंकि हम ये जो सरफेस है, ये जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, इससे बाहर हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये उससे बड़ा रहेगा। अब ये इक्वेशन हमें क्यों मिला, ये इक्वेशन मिलने का पीछे रीजन क्या है कि बच्चों देखो, ये जो गॉसियन सरफेस है ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जो चार्ज है उसको कवर कर लिया है, ये पूरा का पूरा चार्ज को इनक्लोज कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या रीजन देंगे कि इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि सिंस गॉसियन सरफेस encloses whole charge, so these charges act as an accumulated charge। तो एक तरफ accumulate और पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। तो एक जगह एक्यूमुलेट हो गया है और वो चार्ज का पूरा इंटेंसिटी यहाँ का पूरा चारों तरफ हमको जब मिला इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसकी वजह से, तो किसी पॉइंट पर भी निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो हमको ये मिलेगा। समझ आया, तो ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन तो मिल गया, अब हमें क्या करना है कि देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देना, अब ये जो चार्जेस है ये क्या है, पूरा का पूरा वॉल्यूम में कवर अप है। ठीक है, तो जब पूरा का पूरा वॉल्यूम में कवर अप है और हमें जो चार्जेस होता है वो किसके टर्म्स में लिखना होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। ठीक है, अगर सरफेस एरिया के लिए करते हैं तो पूरा, अगर सरफेस एरिया में है तो सरफेस एरिया के टर्म्स में निकालते हैं, और अगर वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ना यहाँ पर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देख लेते हैं क्या है। तो हमारा यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है रो इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से हमको Q कितना मिलेगा, Q इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये Q को क्या करेंगे, हम यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये यहां पर जब सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें जो इक्वेशंस मिलेगा वो कैसा होगा, इक्वेशंस वो कुछ इस तरीके का होगा। तो E हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पाई, ये 4 और पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अब और कुछ नहीं होगा कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
आर क्यूब बाई 3r²। ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा, ये ई का वैल्यू हो जाएगा, समझ आया? ये इक्वेशन हमको फॉर्म करने मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन को इस तरीके से आप लिख लेना, और ये जनरल इक्वेशन हमें मिला इसके टर्म्स में। तो ये आउटसाइड सरफेस के लिए, ये आउटसाइड सरफेस, ये आउटसाइड निकाले हैं ना, तो ये कौन सा सरफेस है? आउटसाइड है। आउटसाइड सरफेस के लिए हम लोग निकाले हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया। अब क्या करना है हमें? अब ऑन द सरफेस के लिए भी हमको निकालना है। ओके, तो ऑन द सरफेस के लिए खाली कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखो आप खाली ध्यान देना। ऑन द सरफेस निकालने के लिए क्या करना है? ये जो डिस्टेंस है ये आर है, अगर इसको हम ऑन द सरफेस पर ले आए तो क्या हो जाएगा? अब ये स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर हो जाएगा, तो हमको इक्वेशन वैसे भी मिल जाएगा। ओके, क्योंकि यहां पर कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं होगा, जहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वही का वही रहेगा, ठीक है? नाउ अब क्या होगा ऑन द सरफेस के लिए? तो ऑन द सरफेस के लिए हम क्या करेंगे? ये ऑन द सरफेस है, ठीक है? ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस r है। अब ऑन द सरफेस पे निकालना है, तो यहाँ पर भी अगर तो हम वहीं पर जो डिस्टेंस है, जो वेरिएबल डिस्टेंस है, ये r ले लेते हैं। तो इस केस में एट द सरफेस, ठीक है? तो एट द सरफेस के लिए अब हमें जो जनरल इक्वेशन मिला था, पहले एक्सटर्नल सरफेस का हम वैल्यू लिख लेते हैं। एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल पॉइंट और एक्सटर्नल सरफेस पर जो हमको मिला था ई, जो मिला था ई एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब बाई 3r², ठीक है? तो एट ना, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पर एट द सरफेस, तो एट द सरफेस के लिए अब क्या हो जाएगा? यहां पर हम कंसिडर कर लेंगे r इक्वल्स टू कैपिटल R, ठीक है? तो यहाँ पर हमें E जो मिलेगा, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये जो r³ है बाई 3r² हो जाएगा। तो ये कट के ये कट गया, तो ये r हो गया। तो ये जो फाइनल E सरफेस रो बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r/3, ठीक है? ई सरफेस हो गया, ठीक है? तो ये हमें दोनों सरफेस के लिए मिल गया। अब हमको क्या करना है? अब हमें इंटरनल सरफेस के लिए निकालना है। तो इंटरनल सरफेस के लिए क्या करेंगे? जिस भी पॉइंट पर हमको निकालना होगा, तो अब क्या करते हैं, ऑलरेडी हम आर ले चुके हैं, तो इंटरनल सरफेस के लिए ना यहाँ पर स्मॉल आर कंसिडर कर लेते हैं। तो उस पॉइंट से हम क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस को पास करा देंगे, ठीक है? जिस तरह से करते आए हैं, तो गॉसियन सरफेस को अगेन हम पास करा देंगे इस पॉइंट पर। तो ये इसको आर डैश ले लेते हैं। ओके, जब ये पूरा का पूरा चार्ज जितना इनक्लोज किया था उसको क्यू लिए थे, तो अब क्या होगा? ये चार्ज तो कम इनक्लोज कर रहा है ना, देखो, तो ये कम सरफेस एरिया में कम चार्ज इनक्लोज कर रहा है, तो इसको क्यू डैश ले लेते हैं, ठीक है? अब यहां पर ये दोनों चीज तो दिख रहा है कि चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज चेंज नहीं होगा, वो है रो। पहले के लिए जो ऊपर के लिए मिला हमें, जो पूरा सरफेस के लिए, और अंदर के लिए जो रो डैश मिलेगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो रेशियो है ना। तो जिस रेशियो में चार्ज कम हो रहा है, उसी रेशियो में हम लोगों को रेडियस भी कम हो रहा है, ठीक है? ये दोनों यही तो रेशियो पर है, यानी रेडियस यानी वॉल्यूम कम हो रहा है। तो सेम रेशियो में जब कम होगा तो ये रो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो वो हम करेंगे सबसे पहले। अब क्या करते हैं? इंटरनल निकाल लेते हैं। थर्ड, इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट लिखते हैं, ठीक है? ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इंटरनल पॉइंट पर निकालने के लिए अब क्या करेंगे? हमें फिर से उसी तरह से ये ई वेक्टर, तो दोनों तरफ जो इस पॉइंट पर जो ये एरिया कट करेंगे, ये फ्लक्स किसके बराबर होगा? गॉसियन सरफेस वाला फ्लक्स के बराबर। तो डायरेक्टली चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई r डैश का स्क्वायर,
ये हो जाएगा। हम उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से पहले निकाले थे। मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर दे रहा हूँ क्योंकि एक बार हम डेरिवेशंस कर चुके हैं, तो उसी तरह से हम इसी तरह से डायरेक्टली फिर निकाल सकते हैं। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो ई कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश बाई आर डैश का स्क्वायर। ये हो गया इंटरनल पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दे करके हम बनाएंगे। ठीक है, अब क्या है वो चीज़ देख लो। हमने अभी डिस्कस किया था कि अब ये जो चार्ज होता है, लास्ट में भी हमने चार्ज को किस टर्म्स में लिखा है, देखो रो के टर्म्स में हमने लिखा है ना। देखो यहाँ पर रो के टर्म्स में, तो इस इक्वेशन को भी हम रो के टर्म्स में ही लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, वी नो दैट कि जो पहले वाला जो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू नया वाला चार्ज सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा रो डैश और ये रो उस सेम होगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो है। तो इट मीन्स इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए जो रो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो तो हाँ रो तो सेम हो जाएगा ना। इसके लिए क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू लेंगे अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। चार्ज बाई टोटल चार्ज, ये इतना चार्ज इंक्लोज किया है और ये कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है, ये इतना चार्ज को इंक्लोज कर रहा है। तो ये जितना जितना चार्ज लिया क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई, और ये रेडियस कितना है, आर डैश का क्यूब है। ठीक है, ये रेडियस है आर डैश का क्यूब। तो यहाँ से ये पार्ट ये पार्ट कट जाएगा। ओके, तो इससे हमको क्या इक्वेशन मिल जाएगा, और यहाँ से हमको इक्वेशन मिल जाएगा क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू इंटू आर डैश बाई कैपिटल आर का होल क्यूब। ये मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों कि देखो, हमें रो के टर्म्स में निकालना है ना, क्यू के टर्म्स में तो नहीं निकालना है, रो के टर्म्स में। ओके, तो पुराना वाला ये रो के टर्म्स में निकालना है। तो ये क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को हम लिख सकते हैं ना, क्यू रो को हम क्यू को हम तो लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्यू को लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ये लिख सकते हैं। तो ये रो के टर्म्स में आ जाएगा, जो क्यू डैश है ये रो के टर्म्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू यहाँ की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो अगर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्यू डैश क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर डैश का क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये आर क्यूब और आर क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, और जो फाइनल इक्वेशन क्यू डैश जो बनेगा वो फाइनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 रो इंटू पाई भी है। ठीक है, पाई इंटू आर डैश का क्यूब। अब देखो क्यू डैश हमको मिल गया। अब ये क्यू डैश हम डायरेक्टली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस पोजीशन पर। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करने पर हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3 पाई रो आर डैश होल क्यूब होल डिवाइडेड बाई यहाँ आर डैश का होल स्क्वायर है। तो ये आर डैश होल स्क्वायर कटेगा तो सिर्फ आर डैश बच जाएगा। यहाँ पर 4 पाई और ये 4 पाई कट जाएगा। अब हो जाएगा इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डैश बाई 3। ये 3 नीचे आ जाएगा, ये आर डैश बाई 3। तो ये किसका मिला, इंटरनल पॉइंट का मिला हमें आर। अब देखो, अब ध्यान से कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो। अब देखो ये अंदर का पार्ट का जितना आर ना, ये ई जो है और यहाँ पर ई है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये और ये कांस्टेंट टर्म है, ये और ये कांस्टेंट टर्म है, ये इसी पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये आर घटेगा वैसे वैसे ई घटेगा। क्यों, क्योंकि ये जो आर है ये एक ना एक टाइम पर ये आर बनेगा, ये एक ना एक टाइम पर घटेगा। तो जैसे जैसे घटते जाएगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ई घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है, अब लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल पॉइंट को पार करेंगे, इसको पार कर जाएंगे, तो इसको पार करेंगे तो क्या होगा, देखो नया ये फॉर्मूला एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगेगा। तो ये ई एक्सटर्नल किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये आर स्क्वायर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखो ई एक्सटर्नल को अगर लिखे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो जैसे उसको पार करेंगे, इट मीन्स कि यहां पर सेंटर से अगर आर 0 है, देखो आर अगर 0 कर दिए
आर अगर जीरो कर दिए इट मीन्स ई भी जीरो हो जाएगा, तो सेंटर पर आर जीरो है तो ई भी जीरो हो जाएगा और लीनियरली इंक्रीज करेगा। अगर ये एक हुआ तो ये भी एक, ये दो हुआ तो ये भी दो। लेकिन यहां पर अगर ये आर वन हो गया, ठीक है, या ई वन हुआ तो ये उसके रिस्पेक्ट में उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आर अगर वन हुआ तो आर का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ई उतना टाइम्स में वो नीचे गिरेगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो आर अगर टू कर दिए तो 4 टाइम्स, ई 4 टाइम्स हो जाएगा, तो वो लीनियर शो नहीं करेगा ग्राफ। ठीक है, तो यही तो हमें यही चीज को हमें डिस्कस करना है, यही चीज को एनालाइज करना है। तो चलिए अब होपफुली आपको ये जो डेरिवेशन है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने बहुत बेसिक वे में इसे किया है और अब हम चलते हैं इस जो इक्वेशंस का, इस जो इक्वेशंस हमें मिला है इस पर एनालिसिस करते हैं ग्राफ में। ओके, तो इस तरह से कुछ हमारा ग्राफ होगा और ये जो ग्राफ होगा वो आर, ये आर है वर्सेस ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स ई ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ेगा और आर ऐसे घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब आप इस चीज को देखो तो यहाँ से ये सेंटर से यहाँ तक कितना है, कितना लिए थे, कैपिटल आर रेडियस, कितना लिए थे, कैपिटल आर रेडियस लिए थे। ठीक है, तो इट मीन्स कि जहाँ तक ये आर है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमें जो ये फॉर्म मिला था, इट मीन्स कि यहां तक जहां तक आर था ये लीनियरली इंक्रीज किया है इस तरह से। ठीक है, इट मीन्स यहां से यहां तक तो ये कैपिटल आर है, यहां से यहां तक ये कैपिटल आर है। ठीक है, तो जहां तक ये आर है वहां तो लीनियरली इंक्रीज कर गया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, ओके, तो ई एक्सटर्नल जो हमें मिला था, ई एक्सटर्नल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था और ये ई सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर था और ई इंटरनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर डैश था। ठीक है, तो ये एक जैसा बिहेव करेगा क्योंकि ये आर मैक्सिमम पॉइंट है इसके लिए और ये अंदर का वैल्यू, ये अंदर कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, आप अंडर में कहीं भी ले सकते हो, तो इसी के रिस्पेक्ट में ये वैरी करेगा। ठीक है, तो अब ये तो हमको मिल गया, ये दोनों इंटरनल और ये पॉइंट के लिए तो हमें मिल गया। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सीधा स्ट्रेट लाइन होगा। नाउ अब यहां से क्या होगा, अब ये जो इसके लिए जैसे बाहर जाते जाए, जैसे पॉइंट बाहर होते जाएगा, जैसे पॉइंट बाहर होते जाएगा तो आर जो बढ़ेगा, आर जब अगर 2 हुआ तो ई कितना हो जाएगा, तो आर के जगह 2 रख दो तो ई हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। आर अगर 3 हुआ तो ई हो जाएगा 1/9। तो ये ग्राफ फिर ऐसे जाएगा और ये फिर ऐसे चलता जाएगा, ये ग्राफ फिर ऐसे जाएगा और ये फिर ऐसा चलता जाएगा। तो ये जो ग्राफ शो करेगा वो हो जाएगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और ये जो ग्राफ शो करेगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और ये ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये एनालिसिस खत्म होता है, ये डेरिवेशन खत्म होता है और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो कंप्लीट हो गया। अब आज के लिए तो बस इतना ही, ये लेक्चर बस यहीं तक है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, ये वीडियोस को मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मस्ट क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह से वीडियोस मिलता रहे और साइड में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दे। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।